साथ हिंदी कविता का विकास। हिंदी कविता के गृभृत्यात्मक विकास को दृष्टि में रखकर हम उसे 3 युगों में बांट सकते हैं। 1. पूर्व छायावाद युग, 2. छायावाद युग और 3. उत्तर छायावाद युग। इस काल विभाजन का छायावाद ही प्रमाण है। छायावाद का विस्तार दोनों महायुद्धों के बीच के 20-21 वर्षों की काल अवधि है। छायावाद युग से पहले की कविता में किसी समय कोई एक ही प्रवृत्ति या विचारधारा सर्वप्रधान नहीं रही। उत्तर छायावाद युग में भी अभी तक हिंदी काव्य की कोई प्रवृत्ति इतनी प्रभुत्वशाली और व्यापक नहीं हो पाई कि उसके नाम पर युग को अभेद किया जाए। इस काल विभाजन का छायावाद प्रमाण इसलिए भी है कि पूर्व और पश्चात की काव्य धाराएं और प्रवृत्तियां छायावाद से अंतरंग रूप से संबंधित हैं। श्रीधर पाठक से हिंदी कविता की जो परंपरा चली वो छायावाद की ही पूर्वगामिनी थी। छायावाद के पूर्व चिन्ह उससे प्रगण थे और उसके बहिरंग को देखकर आलोचकों और इतिहासकारों ने अपने रजिस्टर में प्रवृत्तियों के चाहे जितने खाने खोल दिए हों। उसका स्वाभाविक विकास छायावाद की ओर ही था, क्योंकि युग की अर्थ प्रगतिशील चेतना और अनुभूति अशात रूप से इस दिशा में ही विकास कर रही थी। इसी प्रकार उत्तर छायावाद युग की कविता भी छायावाद से ही निसत है। छायावादी काव्य के हास चिन्ह इसमें प्रकट हैं। छायावादी प्रगति एक संश्लिष्ट प्रवृत्ति थी, किंतु उत्तर छायावाद युग में उसकी संश्लिष्ट भावना विशिथिलित हो गई, जिससे काव्यानुभूति के तार बिखर गए। छायावादी कविता का स्वर बिखर गया। कुछ कवियों ने छायावाद के समाज परक तत्वों में नए विचार मरकर सच्ची अनुभूति के बिना ही प्रगतिशीलता का स्वर संधान करना चाहा, तो कुछ ने उसके व्यक्ति परक तत्वों की गठरी सन्हेज कर प्रयोगशीलता का बौद्धिक चमत्कार दिखाया। दोनों ओर खोखला आत्म प्रदर्शन ही अधिक रहा। जीवन के हर्ष विषाद और उसकी समस्याओं की मार्मिक अभिव्यक्ति विरल हो गई। इसलिए प्रारंभ की साधारण, सरल, इतिवृत्तात्मक किंतु विकासोन्मुखी हिंदी कविता दोनों महायुद्धों के बीच की अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंची छायावादी कविता और उत्तर छायावाद युग की पथभ्रष्ट और पथखोजी दुरोह अथवा गद्यात्मक कविता में एक सूत्रता है, जिसे हमारे इतिहासकार बड़े गर्व से राष्ट्रीय कविता कहते हैं। मानो उन चंद उद्बोधनात्मक कविताओं और तुकबंदियों के अतिरिक्त सब कुछ अराष्ट्रीय हो, वह भी इस सूत्र में ही अनिवार्यतः गुथी हुई है। राष्ट्रीय जागरण के करोड़ में ही हिंदी कविता का जन्म और विकास हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय भावना कहीं दृश्य स्तर की वस्तु योजना को लेकर तो कहीं गहरी अंतः प्रवृत्ति की सूक्ष्म मार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में व्याप्त रही है। छोटे हु जिस कविता को हिंदी में छायावादी कहकर पुकारते हैं, वह वस्तुतः पाश्चात्य देशों की रोमांटिक स्वच्छतावादी कविता को अनुरूपिणी है। बंगला से लेकर छायावाद नाम तो उन विरोधियों का दिया हुआ है जिनमें यथार्थवादी अभिधा शैली में लिखी तुकबंदियों या परंपराविहित धार्मिक भावना से लिखी कविताओं के अतिरिक्त किसी प्रकार को भी संश्लिष्ट और अनुभूति प्रधान कविता को समझने की क्षमता ही नहीं थी। किंतु ये शब्द प्रचलित होकर रूढ़ हो गया और स्वयं स्वच्छतावादी कवियों ने इसे अपना लिया। छायावाद या स्वच्छतावाद की पद्धति विश्व साहित्य में नई नहीं है। यथार्थवादी प्रवृत्ति की तरह काल विशेष की विशेष परिस्थितियों में यह वस्तुजगत के प्रति संवेदनशील मनुष्य की एक विशिष्ट किंतु स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये केवल एक अंधभाव प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि जीवन और जगत के प्रति एक निश्चित और मूलभूत दृष्टिकोण भी है। इसलिए हिंदी की छायावादी कविता को पाश्चात्य या बंगला काव्य की अनुकृति या अनुवर्तिनी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि उनसे प्रभावित वो अवश्य है। एक सीमा तक किसी भी काल की ऐसी कविता को स्वच्छतावादी कहा जा सकता है जो भाव और कल्पना प्रधान हो, अर्थात जिनमें रीतिबद्ध काव्य की तरह रूढ़ि नियमों और सुनिश्चित शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह न हो। इस व्यापक अर्थ में हम प्राचीन काव्य में भी यत्र तत्र स्वच्छतावादी प्रवृत्ति के चिन्ह खोज कर निकाल सकते हैं। लेकिन 18वीं-19वीं शताब्दी के पाश्चात्य काव्य और साहित्य की एक विशिष्ट प्रवृत्ति और जीवन दृष्टि के अर्थ में ही स्वच्छतावाद या रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रवृत्ति के अंकुर चाहे पश्चिम की प्राचीन और मध्यकालीन काव्य परंपरा में मिलते हों, लेकिन इसका प्रस्फुटन अनेक अंतर्विरोधी तत्वों के सहयोग से एक अभिनव और विशिष्ट रूप में हुआ। एक अंग्रेजी आलोचक का कहना है कि स्वच्छतावादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि प्रतीक मध्यकालीन गाथाओं का चरितनायक डॉक्टर फॉस्टस है, जिसने वर्जित तंत्र ज्ञान का अध्ययन करके स्वयं ईश्वर को चुनौती दी थी। मध्यकालीन जनसाधारण की दृष्टि में डॉक्टर फॉस्ट सामंती सत्ता को चुनौती देने, ज्ञान की उपलब्धि में
निरत रहने और मनुष्य अपने हित साधन के लिए प्रकृति को वश में कर सकता है, इस मानवीय विश्वास का प्रतीक था। किंतु बाद में स्वच्छुद्धतावादियों की दृष्टि में वह अज्ञात और अप्राप्य को प्राप्त करने की शाश्वत मानव चेष्टा वस्तु जगत से मनुष्य के चिरंतन और दुनिवार अरंतर विरोध का प्रतीक बन गया। मध्यकालीन दृष्टिकोण में व्यक्ति की महत्ता और शक्ति संभावना में आस्था थी, तो स्वच्छुद्धतावादी दृष्टिकोण में मनुष्य और वस्तु जगत में चिरस्थायी संघर्ष और विरोध का विश्वास था। इस प्रकार वास्तविकता और उसके सत्य की खोज से विमुख होकर वास्तविकता से ही पलायन करने की चेष्टा करना यथार्थवादी दृष्टिकोण से स्वच्छुद्धतावादी दृष्टिकोण की ओर संक्रमण है। इस स्थान पर हम उन समाजगत कारणों की ओर संकेत ही कर सकते हैं जिन्होंने कला और साहित्य में व्यक्तिवाद को जन्म दिया। मध्य काल से निकलकर मनुष्य ने जब औद्योगिक युग में प्रवेश किया, उस समय व्यक्ति की सत्ता के प्रति वह पहली बार व्यापक रूप से सचेतन हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांतियों ने, जिनके फलस्वरूप मानव समाज सांतकाल से निकलकर पूंजीवादी युग में आया, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की थी। यह एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत की घोषणा थी, जिसका अर्थ था कि स्वतंत्रता और भाईचारे के वातावरण में हर व्यक्ति शांतिपूर्वक अपने व्यक्तिगत सुख सम्मान के साधन जुटा सकता है। कतई आवश्यक नहीं कि उसके व्यक्तिगत हित सामाजिक हितों से अनिवार्यतः टकराएं ही। व्यक्तिवाद की यह स्वीकृति समाज की अस्वीकृति पर निर्भर नहीं थी। व्यक्ति वेतना का ये रूप मनुष्य मात्र को चेतना का मुक्तिदायी विकास चिन्ह है। तब से व्यक्तिवाद किसी न किसी रूप में विश्व मानव की चेतना का अभिन्न अंग बना हुआ है और किसी भी भावी समाज में व्यक्ति की सत्ता और उसकी व्यक्तिपरक चेतना को विस्मृत करने के लिए मनुष्य को विवश नहीं किया जा सकता। एक पुनर्तः जनवादी अथवा समष्टिवादी समाज में भी व्यक्ति ही समाज के योग ललेम का प्रमाण रहेगा, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि के हितों में वैषम्य और असामंजस्य के कारण मूत वर्ग भेद मिट जाएंगे। लेकिन 18वीं दो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 19वीं शताब्दियों की पूंजीवादी क्रांतियों ने व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सामंजस्य की संभावना की घोषणा तो की, लेकिन व्यवहारतः ये संभावना प्रतिफलित न हो सकी। नए समाज के क्रूर वर्ग संबंधों ने तत्काल मनुष्य की आशा, इच्छाओं और कल्पनाओं पर कुठाराघात किया। साहित्य की रोमांटिक या स्वच्छुद्धतावादी धारा ने व्यक्ति और समाज या वस्तु जगत के इस वैषम्य को चिरंतन मानकर व्यक्तिवाद की पताका फहराई। नैराश्य वेदना के मावना कुलों के बीच स्वच्छुद्धतावाद की धारा प्रवाहित हो चली। तारांकन जर्मनी की श्लीगल, शेलिंग और फिश्ते ने सर्वप्रथम सन 1800 के लगभग स्वच्छुद्धतावाद के काव्यदर्शन असीम की साधना की बुनियाद डाली थी। ये दर्शन उस युग के बुद्धिवाद और क्लासिसिज्म की भावना की प्रतिक्रिया के रूप में जन्मा। फ्रांस के रो और उसके अनुयायियों ने इसका अपने ढंग से समर्थन किया। जर्मनी की स्वच्छुद्धतावादी धारा बुद्धि पक्ष की अपेक्षा हृदय पत्त को, चेतना की अपेक्षा अवचेतना या अंतश्वेतना को, तर्क ज्ञान की अपेक्षा दिव्य ज्ञान को, प्रतिनिधि मानव चरित्र की अपेक्षा विशिष्ट व्यक्ति नल एक विषय वस्तु से साहित्य की प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं किया जाता। प्रवृत्ति है, जीवन शोर जगत को देखने की दृष्टि और रागात्मक प्रतिक्रिया का वो समन्वित रूप है। स्वच्छुद्धतावादी काव्य और कला ने अपनी इष्टि से जीवन और जगत के बहुविध विषयों, वस्तुओं, भावों और जीवन व्यापारों का कलनात्मक वर्णन और चित्रण किया है। लोकवार्ता, परियों की कहानियों, पौराणिक गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्र नायकों से लेकर व्यक्ति मानस के सूक्ष्मातिसूक्ष्म संवेदनों को अभिव्यक्ति दी है। इसलिए स्वच्छुद्धतावादी या यथार्थवादी प्रवृत्ति के श्रंथग्रंथ रखते समय किसी रचना के बहिरंग को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके अंतरंग से फांकती हुई कवि एरिनिस्ट को पहुंचाना चाहिए। चरित्र को, मानवता की अपेक्षा लोकजनों को, दिवस और धूप की अपेक्षा रात्रि और ज्योत्सना को, भावी समाज की आदर्श कल्पनाओं की अपेक्षा इतिहास को अधिक मूल्य देती थी। जर्मन धारा का संबंध मध्यकालीन जीवनादर्शों और ईसाई धर्म से इतना आंगिक था कि वह राजनीति में शीघ्र ही प्रतिक्रियावादी शक्तियों से संबद्ध हो गई। लेकिन फ्रांसीसी धारा ने क्रांति का समर्थन किया और प्रगतिशील विचारों को मार्मिक अभिव्यक्ति दी। अंग्रेजी में शैली, बायन और प्रारंभिक उत्थान के वर्ड सवथ आदि ने स्वच्छुद्धतावादी पद्धति के जिस रूप को अभिव्यक्ति दी वह फ्रांसीसी धारा से मिलती जुलती है। उसकी अहंवादी भावनाएं उदात्त और व्यापक हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अपने अपने देशकाल की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में स्वच्छुद्धतावाद की प्रवृत्ति का भिन्न भिन्न रूप संस्कार हुआ। उसके व्यापक दृष्टिकोण में यद्यपि समानता है,
किंतु अभिव्यक्ति में काफी भेद भी है। अनेक ऐतिहासिक विचार तंतु और प्रवृत्तियों की संश्लिष्ट योजना स्वच्छतावादी काव्य में मिलती है, और देश काल के परिस्थिति भेद के अनुसार किसी देश की धारा में यदि एक तत्व की प्रधानता है तो दूसरे देश की धारा में दूसरे तत्व की। अतः यद्य कहना डे से गलत होगा कि फ्रांसीसी धारा जर्मन धारा के अनुकरण पर चली या अंग्रेजी धारा फ्रांसीसी धारा की अनुवर्तिनी थी, उसी तरह ये कहना भी गलत होगा कि हिंदी की छायावादी कविता पाश्चात्य, भला किस देश की एक पाश्चात्य में तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि सभी हैं, धारा की नकल हैं। और यदि फैशन की नकल की जाती है तो तत्कालीन या समसामयिक फैशन की, 100 वर्ष पुराने फैशन की नहीं, किंतु उस स्वच्छतावादी धारा का तो जिससे छायावाद की कविता प्रभावित है 70 वर्ष पहले अवसान हो चुका था, और प्रथम महायुद्ध के बाद की पाश्चात्य कविता स्वच्छता बाद के अवशिष्ट हास्योन्मुखी, घोर व्यक्तिवादी, अनाथावादी और असामाजिक तत्वों को ही अड़ांगी श्रव्यव्यक्ति दे रही थी। छायावादी यदि सहसा उनकी परिपाटी पर चल पड़ते तो उन पर अनुकरण वृत्ति का आरोप सही उतरता। वस्तुतः अपने देश काल की विशिष्ट परिस्थितियों में हमारे कवियों के हृदय में वास्तविक जगत और उसके मानव संबंधों की जो प्रतिक्रिया हुई, उसको अभिव्यक्ति देते समय उन्हें 19वीं शताब्दी की पाश्चात्य अंग्रेजी स्वच्छतावादी धारा में कुछ सामान्य तत्व मिले जो उन्होंने ग्रहण किए। तारांकन छायावादी कवियों ने अपना अलग साहित्य दर्शन प्रतिपादित किया, जिसका विवेचन प्रसंग आने पर होगा। इस संक्षिप्त भूमिका के बाद हम हिंदी कविता के विकास क्रम को सरलता से समझ सकते हैं। पूते छायावादी युग भारतेंदु और उनके समकालीन लेखक हिंदी और हिंदू जाति के उद्धार के लिए आंदोलन करने वाले देश प्रेमी पत्रकार और प्रचारक ही अधिक थे, कवि और साहित्यकार कम। उनका देश प्रेम एक और हिंदू पुनरुत्थानवाद की मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिकता तो दूसरी ओर राजभा मारा -777,077 एश 74 श 7 शशा शाह शाह भा भाई अमल मल मनन नल को ममता जकलिकली देख। सांस्कृतिक मानवशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी भी देश या जाति की जीवन तथा विचार पद्धति में या तो अपने सामाजिक जीवन के विकास की आंतरिक आवश्यकताओं के तकाज के फलस्वरूप परिवर्तन होते हैं, या किसी अपने से उन्नत बाह्य संस्कृति और जीवन प्रणाली के संपर्क में आने के कारण, या फिर दोनों कारणों के सहयोग से। केवल पुराणपंथी ही बाह्य प्रभावों को वजनीय घोषित कर सकते हैं। यदि सब देश और सब जातीय संस्कृतियां आवश्यकतानुसार आदान प्रदान से वंचित कर दी जाए तो मानव समाज की प्रगति धारा केचुए की गति से भी मंद पड़ जाएगी। संभव है कि अनेक संस्कृतियां हास्योन्मुखी होकर मिंच चलने बाह्य प्रभावों में स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन जीवन का ये नियम है कि अंततः स्वस्थ प्रभाव ही विजयी होते हैं। भक्ति की अवसरवादिता के संकीर्ण घेरे में ही अंत तक चक्कर काटता रहा। आश्चर्य की बात तो ये है कि 19वीं शताब्दी में ही नहीं, 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों तक, अर्थात छायावादी काव्य धारा के फूट पड़ने से पहले तक के हिंदी कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त इस संकीर्ण घेरे का अतिक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए। जातिगत, संप्रदायगत और भाषागत स्वार्थों से ऊपर उठकर वे अपनी वाणी में राष्ट्रीय एकता का वो उदात्त स्वर नहीं फूंक पाए जिसने रवींद्रनाथ ठाकुर और इकबाल के कंठ से निकलकर सारे देश में एक नया स्पंदन भर दिया था। छायावादी कविता ने ही सबसे पहले काव्य क्षेत्र में इन संकीर्ण सीमाओं को तोड़ा। राजमक्ति की अवसरवादिता उसमें कहीं नहीं मिलती, यद्यपि प्रसाद और निराला में हिंदू पुनरुत्थानवाद की दुरागत अनुगूंज आरंभ में कहीं कहीं अवश्य सुनाई देती रही। अस्तु, प्रधानतः सुधारक, प्रचारक और पत्रकार होने के नाते भारतेंदुकालीन लेखकों को दिन प्रतिदिन अपने अपने संपादित पत्र पत्रिकाओं द्वारा हिंदू समाज में प्रचलित कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, अमीरों की स्वार्थ परता, पाश्चात्य संहिता के रंग में रंगे नए शिक्षित वर्ग की अनुकरण वृत्ति, पुलिस और कर्मचारियों की लूट खसोट, अदालतों में प्रचलित अन्याय अनीति, उर्दू के प्रति सरकार के पक्षपात, देश की सामान्य दुख स्था, अकाल, महामारी के प्रकोप, अंग्रेजी शासन के आर्थिक शोषण आदि के संबंध में अपने विचार प्रकट करके पाठकों को सामयिक प्रश्नों के प्रति जागरूक बनाना होता था। वे इन विचारों को कमोगद्य लेखों में तो कभी क्षुद्र बद्ध पद्मों के माध्यम से प्रकट करते थे। कभी कभी इन विचारों को और अधिक प्रभावशाली अभिव्यक्ति देने के लिए वे नास्त विधान का भी उपयोग करते थे। उनके लेखों और नाटकों की भाषा तो हिंदी होती थी, लेकिन नाटकों में आए गीतों और पद्मों की
भाषा बहुधा ब्रजभाषा ही होती थी। मार्तेंदु ने खड़ी बोली में पद्य रचना करनी चाहिए, किंतु वे सफल नहीं हुए। निर्जीव तुकबंदियां ही बन पड़ो। ब्रजभाषा में अपेक्षया उन्होंने कुछ मार्मिक कविताएं लिखी हैं, जिनमें अनुभूति का योग है। ब्रजभाषा या खड़ी बोली में मार्तेंदुकालीन लेखकों ने सामयिक विषयों पर जो पद्मात्मक रचनाएं की, उन्हें कविता की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनमें राजनीतिक सामाजिक विचारों को ज्यों का त्यों क्षुद्बद्ध करने की ही प्रगति है। जीवन और जगत के अनुभव को मर्म छुवियों के माध्यम से मूर्ति कलात्मक अभिव्यक्ति देकर नई अर्थ सृष्टि करने का प्रयास कतई नहीं है। विचारों और वक्तव्यों को बिना अनुभूति के क्षुद्बद्ध कर देने मात्र से कविता नहीं पैदा होती। ऐसी क्षुदोबद्ध तुकबंदियां आजकल भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, नए से नए विषयों पर भी, लेकिन उन्हें कविता कहलाने का गौरव नहीं मिलता। स्वयं भारतेंदुकालीन लेखक अपने को कवि और अपनी पद्मात्मक रचनाओं को कविता कहकर पुकारने में संकोचशील थे। बाबू बालमुकुंद गुप्त ने लिखा, शारद में अब कवि भी नहीं है, कविता भी नहीं है। कारण ये है कि कविता देश और जाति की स्वाधीनता से संबंध रखती है। जब ये देश था और यहाँ के लोग स्वाधीन थे, तब यहाँ कविता भी होती थी। उस समय की जो बची खुची कविता अब तक मिलती है, वो आदर की वस्तु है और उसका आदर होता है। कविता के लिए अपने देश की बातें, अपने देश के भाव और अपने मन की मौज दरकार है। हम पराधीनों में ये सब बातें कहाँ? फिर हमारी कविता क्या और उसका गुरुत्व क्या? इससे इसे तुकबंदी ही कहना ठीक है। पराधीन लोगों की तुकबंदी में कुछ तो अपने दुख का रोना होता है और कुछ अपनी गिरी दशा पर पराई हंसी आती है। तारांकन 1। इस वक्तव्य में अनेक आन स्थापनाएं हैं। पहला शब्द ही असम में डालता है। भारत शब्द का प्रयोग बाबू बालमुकुंद गुप्त ने इसलिए भारतेंदु या उनके जीवन काल में जिन लेखकों ने खड़ी बोली में इक्की दुक्की तुकबंदियां रची, उन्हें कविता कहना ठीक नहीं। भारतेंदुकालीन लेखक अधिकतर हिंदी में गद्य और ब्रजभाषा में पद्य रचना करते थे। उनके बाद भी 19वीं शताब्दी में कोई कवि केवल हिंदी का कवि नहीं हुआ। जिन्होंने भी पद्य स्वना की हिंदी और या तो औपचारिक रीति से किया है या हिंदी भाषी क्षेत्र को ही वे समग्र भारत समर बैठे हैं। अन्यथा भारत में अब कवि नहीं, वे न लिखते। मिर्जा गालिब की मृत्यु द्वात ही में हुई थी, सन 1866 ईशून्य, और यद्यपि इकबाल का रचनाकाल किंचित बाद में शुरू हुआ, सन 1838-60, तो भी दाग, हाली, अकबर, इलाहाबादी तो उस समय जीवित ही थे और बेहद लोकप्रिय थे। डगर बंगाल में माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाएं युगांतर उपस्थित कर चुकी थी। दैमचंद्र और नवीन चंद्र सेन के महाकाव्य श्रोर देश प्रेम से श्रोतप्रोत काव्य प्रंथ सामने आ चुके थे और साहित्य गगन में स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर का उदय हो चुका था। सन 1872 में रवींद्र की प्रारंभिक कविताओं का संग्रह वन फूल और प्रतलाप के नाम से छुपा था। फिर $880 में बौलमी के प्रतिभा संगीत नाटक 1881 से, भग्न हृदय कविताओं का संग्रह 1882 से, काल सगया गीति नाटक आदि रचनाओं के प्रकाशित होने का धारावाहिक क्रम शुरू हो गया था। और यह सब पराधीन देश में ही कबीर, सूर, तुलसी और मीरा ने कविता की। अपनी श्रव्य प्रतिभा और अपनी श्रव्य कविता के लिए देश की पराधीनता में औचित्य खोजना एक शास्त्रीय प्रवंचना को जन्म देना है। किंतु विचारों के इस कचेशन के होते हुए भी बाबू बालमुकुंद गुप्त ने अपने समय के लेखकों की तुकबंदियों को तुकबंदियां ही स्वीकार करके जो ईमानदारी दिखाई, वो आज के लेखकों के लिए भी अनुकरणीय है। ब्रजभाषा दोनों में की साहित्य की दृष्टि से हिंदी कविता के प्रारंभिक कवियों में केवल 3 नाम उल्लेखनीय हैं: श्रीधर पाठक, नाथुराम शंकर शर्मा और राय देवी प्रसाद पूर्ण। हिंदी के प्रारंभिक कवि होने के कारण ही इनका विशेष महत्व है। भारतेंदु ने सन 1876 में हिंदी में 3 पद्म स्वये थे, लेकिन तीनों कविताएं भोरी बन पड़ी। इस पर उन्होंने उर्दू कविता के अनुभव को अनदेखा करके और अपनी असामर्थ्य को स्वीकार न करके ये फतवा दे दिया कि हिंदी में क्रिया इत्यादि प्रायः दीर्घ मात्रा में होती है, इससे कविता अच्छी नहीं बनती, तथा इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा ही में कविता करना उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रजभाषा ही में उत्तम होती है। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास आदि भी इस मत के ही अनुगामी थे।
गद्य और पद्म की दो भाषाएं। भारतेंदु की मृत्यु सन शिव 85-60 तक अपवाद छोड़कर बिल्कुल अलग चलती रही। श्रीधर पाठक ने सन शिव 86 में एकांतरवासी योगी की रचना करके ये परंपरा तोड़ी। सन शिव 8 में अयोध्या प्रसाद खन्नी ने खड़ी बोली आंदोलन नाम की एक पुस्तिका छुपाई, जिसमें उन्होंने ये सम्मति प्रकट की कि ब्रजभाषा और अवधी की रचनाएं हिंदी की नहीं हैं। हिंदी की कविता हिंदी में होनी चाहिए। इस प्रश्न को लेकर दो दल बन गए, श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खन्नी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी खड़ी बोली का पक्तू लिया। प्रताप नारायण मिश्र, राय देवी प्रसाद पूर्ण अदित ब्रजभाषा की हिमायत लेकर उठे। मनोरंजक बात यह है कि खड़ी बोली हिंदी के पक्षुघर ब्रजभाषा में भी कविताएं लिखते थे और ब्रजभाषा के पक्षपाती खड़ी बोली में। फिर भी दोनों ओर से पत्र पत्रिकाओं में ऐसा जमकर वाग्युद्ध चला कि एक समय तक और सब प्रसंग फीके पड़ गए। अपने जन्म काल में ही पत्रकारों और प्रचारकों के नेतृत्व के कारण हिंदी साहित्य को कितने गलत विचारों और संकीर्ण भावनाओं का भार वहन करना पड़ा है, ये स्वयं अपने आप में स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। जो भी हो, इन सातक निर्थक बहसों के बीच श्रीधर पाठक, नाथूराम शंकर शर्मा और राय देवी प्रसाद पूर्ण ने हिंदी काव्यधारा का सूत्रपात किया। तीनों ही साधारण प्रतिमा के कवि थे, लेकिन इनमें नाथूराम शंकर शर्मा सन 18,34,61,632 का महत्व इसलिए है कि उन्होंने खड़ी बोली में अतिशयोक्तियों से भरे रीतिकालीन धरे के और गार प्रधान कवित्व स्व कर यह सिद्ध कर दिया कि भाषा पर अधिकार हो तो हिंदी में भी ब्रजभाषा जैसा शब्द चमत्कार पैदा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी मंगलमयंक मंद मंद पड़ जाएंगे। मीन बिन मारे मर जाएंगे सरोवर में, डूब डूब सनकर सरोद सर जाएंगे। चौक चौक चारों ओर चौकड़ी मरेंगे, मग खंजन खिलाड़ियों के पंख कर जाएंगे। बोलो इन अनखियों की होड़ करने को अब कौन से अरीले उपमान अड़ जाएंगे। नाथूराम शंकर शर्मा की कविताओं में श्रनुभूति का योग नहीं है, केवल चमत्कार प्रदर्शन की स्थूल भावना है। वे वस्तुतः पुरानी रीतिकाव्य परंपरा के ही कवि हैं। भेद केवल इतना है कि उन्होंने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में लिखा। इसीलिए छायावाद युग हाँ इतिवृत्तात्मक पद्म स्वना की परंपरा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला। वहां इस तरह की चमत्कार प्रधान संवेदन शून्य कविताओं को भी उसने पीछे छोड़ दिया। नाथूराम शंकर शर्मा सन 1632 तक जीवित रहे, लेकिन काव्य क्षेत्र में उनकी प्रतिभा युग का साथ न दे सकी। यही हाल एक सीमा तक श्रीधर पाठक और उनके अनंतर आने वाले इतिदत्तात्मक पद्य प्रबंधों, मुक्तकों या खंड काव्यों की स्वना करने वाले कवियों का हुआ। प्रथम महायुद्ध के अंत तक ही वे पाठकों की रुचि का रंजन कर पाए। यद्यपि उनमें से अधिकांश कवि छायावाद युग में भी लिखते रहे, प्रतिमावान कवियों का हिंदी गगन में उदय होते ही उनका प्रकाश मंद पड़ता गया। लेकिन इनकी इतिवृत्तात्मक यथार्थ्य वर्णन प्रधान रचनाएं प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से छायावाद की ही पूर्वगामिनी हैं। उनमें स्वच्छतावादी भावना के पूर्व चिन्ह प्रकट हैं। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरीश रोध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश जी पाठी आदि इस प्रकार छायावादी युग की आदि कड़ी हैं। श्रीधर पाठक तारांकन 1846-162860 ने सन शशक में लावनी की शैली पर हिंदी में अंग्रेजी को प्रथम स्वच्छतावादी धारा के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ के हर्मिट फन का एकांतरवासी योगी और फिर आन पथिक के नाम से ट्रैवलर 73A880 का अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त लॉन्गफेलो और पार्नेल की कृतियों के अनुवाद भी उन्होंने किए। साथ ही हिंदी में उन्होंने स्वतंत्र प्रकृति वर्णन की ओर पहली बार ध्यान दिया। ब्रजभाषा की रीति काव्य परंपरा में प्राकृतिक दृश्यों के प्रति मनुष्य का सहज अनुराग प्रकट नहीं हुआ। घट ऋतु वर्णन आदि में परंपरा विहित ढंग से प्राकृतिक दृश्यों, पेड़ पौधों, फूल, पशु पक्षियों आदि का उल्लेख केवल नायक नायिका के भावों का उद्दीपन कराने मर के लिए होता था। बाह्य प्रकृति के अर्नानन जोड़ के ननन नमपा कम मत का 5 जोड़ जोड़ कक फन्नन योजक चिन्ह मन आन ननकिनन न मन जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ जोड़ का 5 जोड़ 7 जोड़ तना फन्नमम नम नानन न 5 पन्नम जोड़ 5 जोड़ जोड़ 33 जोड़ 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 3 3 3 3 5 जोड़ 3 ग्रेटर देन बनत पिनन मन जोड़ 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 का कक पनम मानकम भ 5 न ननमान न ननन जोड़ का ग्रेटर देन जोड़ भ जोड़ 5 5 0 जोड़ 353.543
कव जोड़ जोड़ नमननगनन जोड़ जोड़ 5 आफना पतन गत 55,055 5 जोड़ जोड़ 4 शून्य जोड़ जोड़ नकल कालकन ननमन नम नम मन 55,575 नपकक नम मनन न 5 जोड़ नकन नमन 5 जोड़ 3 जोड़ जोड़ 19 जोड़ जोड़ का जन नम नानक जोड़ ननमान न नमन 5 जोड़ का जर शून्य कमा। 1 श्रीधर पाठक आगरा निवासी थे। संस्कृत फारसी के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य का भी आपने गहरा अध्ययन किया था। कुछ देर अध्यापक रहे, फिर शिक्षा विभाग के कर्मचारी बने। एकांतरवासी योगी, शारांत पथिक, उजड़ गांव और ऋतु संहार आदि अनुवादों के अतिरिक्त आपने हिंदी और ब्रजभाषा में जो स्वतंत्र रचनाएं की उनमें से मबोविनोद, फुटकर रचनाश्रों का संग्रह, काश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत, देश प्रेम की कविताएं आदि उल्लेख। चिर संसर्ग में चलने वाले मनुष्य के नाना कार्य व्यापारों का पुराने ब्रजभाषा काव्य में कोई संकेत ही नहीं मिलता। इसलिए संस्कृत काव्यों की तरह प्रकृति के वस्तु व्यापारों को काव्य का स्वतंत्र आलंबन बनाने या पाश्चात्य परंपरा के अनुसार प्रकृति के नान रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का सुंदर उद्घाटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। श्रीधर पाठक ने हिंदी और ब्रजभाषा दोनों में समान रूप से स्वतंत्र प्रकृति वर्णन किया और ब्रजभाषा में कालिदास के ऋतुसंहार का अत्यंत सरस काव्यमय अनुवाद भी। ब्रजभाषा में ही उन्होंने गोल्डस्मिथ के डिस्टेंट विलेज 02587680501982 का उजड़ ग्राम के नाम से अनुवाद किया। हिंदी के प्रथम और एक सीमा तक समर्थ कवि की भावधारा को गोल्डस्मिथ और कालिदास में सहज आधार क्यों मिला, यह विचारणीय है। गोल्डस्मिथ 18वीं शताब्दी सन 1774-60 का लेखक है। सैमुअल रिकॉर्डसन, हेनरी फील्डिंग, स्टन और गोल्डस्मिथ 18वीं शताब्दी अंग्रेजी साहित्य के उन महान लेखकों में से हैं जिन्हें हम 19वीं शताब्दी के स्वच्छतावाद और यथार्थवाद इन दोनों महान साहित्य धाराओं के हरकारे कह सकते हैं। इनकी वनाओं में, विशेषकर गोल्डस्मिथ के काव्य प्रथ हर्मिट और डिस्टेंट विलेज में, उसके उपन्यास द विकार ऑफ वेकफील्ड में और नाटक शी अटूप्स द कॉन्करर में अंग्रेजी जीवन के यथार्थ, उसके सहज हास्य विनोद, संयम, उदात्त मावना, नैतिक आचरण और मानववाद का हम विशद चित्रण पाते हैं, जिसने गोल्डस्मिथ के बाद जेन ऑस्टिन, सर वाल्टर स्कॉट, चार्ल्स डिकेंस और थेकरे को अंग्रेजी जीवन की सरलता, हृदयता, आदर्शवादिता मिश्रित यथार्थ चित्र अंकित करने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर गोल्डस्मिथ की रचनाओं में उसकी अपनी आत्मा भी झलकती है। राग संबंधों और जीवन आदर्शों से समन्वित लेखक का व्यक्तित्व उसकी भावुकता में से कलक पड़ता है। उसके अंतस को भावधारा स्वच्छतावाद की ओर ऊर्ध्वगमन करती दिखती है। नाग ऋग समाज के कृत्रिम और आडंबरपूर्ण वातावरण की अपेक्षा ग्राम्य जीवन की सरलता के प्रति उसके मन का सहज अनुराग है। उसने अपनी रचनाओं में ग्राम्य जीवन और भद्र समाज के शिष्टाचारों से अनभिज्ञ रुक्ष और गंवार किंतु आत्मीय, सरल और सहृदय ग्रामीणों के अनेक चित्र अंकित किए हैं। गोल्डस्मिथ ने प्रकृति प्रेम और प्रकृत जीवन का काव्य दर्श सामने रखा। नवोत्थित पूंजीवाद की नागरिक सम्यता के प्रति यह भावुकतामयी मध्यवर्गीय प्रतिक्रिया थी। ये तत्व अगली शताब्दी की स्वच्छतावादी काव्य धारा में एक नया जीवन दर्शन लेकर विकसित हुए। इस प्रकार गोल्डस्मिथ और प्रकृति और मानव स्वभाव के अनन्य कवि कालिदास की कृतियों में अपनी भावधारा के प्रकाश के लिए आधार खोजने का अर्थ है कि श्रीधर पाठक अपनी अंतश्चेतना में काव्य और जीवन के आदर्शों में आसन परिवर्तनों का अनुभव कर रहे थे। उनमें स्वयं इतनी समर्थ प्रतिभा नहीं थी कि इन परिवर्तनों को कल्पना के योग से मूर्त अभिव्यक्ति दे सकते, इसलिए उन्होंने उनका आश्रय खोजा, जिनकी स्वनाओं में उन्हें अपने हृदय की गूंज सुनाई दी। हिंदी और ब्रजभाषा में उन्होंने स्वयं अपनी अनुभूति से जो कुछ लिखा वह भी ब्रज, अवधी, राजस्थानी या मैथिल आदि हिंदी भाषा समूह की परंपरागत कविता में एक नया स्वर था। प्रकृति प्रेम और साधारण जनजीवन का चित्रण। बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। ज्वार बाजरा आदि कमी के कट गए, खलियान के काम से किसान निबट गए। थोड़े दिन को बेल परिश्रम से थमे, रबी के लहलही नए अंकुर जमे। जमींदार को मिली उगाही खेत की, मूल ब्याज सब देन महाजन की चुकी। उसके घर आनंद हव सुख मच रहा, जिनको कुछ नहीं बचा काम को टो रहे, किस्मत को दे दोष बेच घर रो रहे। खाने भर को जिस किसान को बच रहा खरीफ के खेतों में अब सुनसान है,
रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। जहां तहां रहट परोहे चल रहे, बरहे जल के चारों ओर निकल रहे। जो गेहूं के खेत सरस सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा सनी। थुंदर सौंफ सुंदर कसूम की क्यारियां, सोआ पालक आदि विविध तरकारियां, अपने अपने थोर सभी ये सोहते, सुंदर शोभा से सबका मन मुहते। श्रीवर पाठक हेमंत। एक स्मरण रहे कि एक अंतरवासी योगी गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अजोवाद सन 1886 में प्रकाशित हो गया था और हेमंत कविता उसके 1 वर्ष बाद की रचना है। उनकी मौलिक कविता में तुकबंदी की साधारणता और अनुदित कविता में शैलनों की प्रोदता और सरसता का अंतर दृष्टव्य है। दूर एक जंगल में जिसका नहीं जगत को कुछ भरी ध्यान, बाल्यक्य से बसा हुआ था वृद्ध एक योगी, सुन्नान घास पात था बिस्तर उसका, दीन गुफा सुखवास्थान, कनमूल स्वादिष्ट मिष्टवन कमिल कुपजल भोजन पान। जग से अलग अचिंतित निषिदिन करे मगन ईश्वर का ध्यान, एक भजन ही काम उसे, आनंद सदन भगवत गुणगान। एकांतरवासी योगी से यहाँ प्रकृति दृश्य अपनी यथार्थ होकर किसी नायिका की सुंदरता के उपमान बने नहीं खड़े हैं, न युगल प्रेमियों के प्रणय विलास में उद्दीपन का सरंजाम कर रहे। यहाँ सिर्फ हेमंत ऋतु के किसान जीवन और ग दृश्य का यथार्थ पद्मात्मक वर्णन है, किंतु इसमें एक नया स्वर है, वास्तविक जीवन का रुक्ष संस्पर्श है और कवि की सहातु भूति के प्रसरण के लिए नया क्षेत्र है। इसमें छायावाद के बीज हैं, लेकिन इतिवृत्तात्मक व शून्य प्रधान काव्य का तो यह आरंभिक रूप है। आगे चलकर श्रीधर पाठक की हिंदी कविताओं में मी परिष्कृति और चुस्ती आ गई, लेकिन अनुभूति में अधिक गहराई न आ पाई। पिछले पृष्ठ का शेष। साथ ही सन 1884 में ब्रजभाषा में लिखी उनकी मौलिक कविता उद्धरण चिन्ह ए घामन का भी मिलान कीजिए। नाना कपान निज पानी लिए, वपु नील कसन परिधान किए, गंभीर घोर असिमान हिए, छुई पारिजात मधुपान करिए, छिन छिन पर जोर मरोड़ दिखावत, पल पल पर आकृति कोर कुकावत, बन राह बाट श्यामता चढ़ावत, वेधव्य बाल वामता बावत। यह मोर नचाउत सोर मचाउत, श्वेत श्वेत व्यपौती उदाउत, शीतल घछुगन सुंदर श्रमिंद, नंदन प्रसून मकरंद विंद मिश्रित समीर बिंधीर चलावत, अंधियार रात हाथ न दिखात, बिन्नाथ बाल विश्वा डरात, तिन के मन मंदिर आग लगावत, छिन गजी गर्जी पुनी लजी लजी नित सेन सिखावत, तरजी तरजी दुंदु इपरनी आकाश लचाउत, मल्लार राग गावत, विहाग रस ग्रेम पाए अहो धन्य भाग, सुख पावत आवत मग्रेग महावत। हम ऊपर कह चुके हैं कि काव्य की भाषा के संबंध में खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा का विवाद छिड़ते ही लेखक 2 दलों में बन गए थे और श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खन्नी और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पक्ष लेकर उठ खड़े हुए। अयोध्या प्रसाद खतनी कवि नहीं थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थोड़े थोड़े कवि में थे, किंतु और बहुत कुछ ये छाया वाद युग के पूर्ण प्रसार तक वे हिंदू कवियों के प्रेरक, पथ प्रदर्शक और नेता रहे। सन 1603 में द्विवेदी जी ने सरस्वती प्रयाग पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। उस समय तक हिंदी का साहित्यिक रूप स्थिर न हो पाया था। गद्य लेखक व्याकरण की भूलों, विषय प्रतिपादन की शिथिलता और अव्यवस्था पर ध्यान ही न देते थे। कविगण खड़ी बोली में ब्रजभाषा और अवधी के शब्दों और क्रियाओं का प्रयोग मनमाने ढंग से करते थे। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार का आंदोलन छेड़ दिया। गौरीशंकर मिश्र, कामता प्रसाद गुरु और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कार्य में उनका हाथ बंधाया। उन्होंने विषयानुरूप गद्य शैली का आदर्श सामने रखा। कविता के क्षेत्र में उन्होंने कोई नया आदर्श नहीं रखा। श्रीधर पाठक ने इतिवृत्तात्मक या यथार्थ्य वर्णनात्मक नेचुरलिस्टिक शैली का प्रयोग किया था, यद्यपि उनकी भावना या प्रवृत्ति कुछ कुछ खच्छुदतावादी थी। द्विवेदी जी ने भी इस शैली को ही प्रोत्साहन दिया। बंगला की कोमलकांत पदावली की अपेक्षा मराठी की इतिवृत्तात्मक शैली उनके मन के अधिक अनुकूल थी। उनकी स्वयं अपनी लिखी कविताओं का अधिक महत्व नहीं है, किंतु उन्होंने अपने संपादन काल में जिन उदीयमान कवियों का मार्ग प्रदर्शन किया, उनकी कृतियों से हिंदी कविता गौरवशालाई हुई है। पूर्व छायावाद युग के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हसिश्रोद, गया प्रसाद शुक्ल, एक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को रचनाएं काव्य मंजूषा, 8 सुमन और कविता कलाप संपादित। सस्नेही और मैथिली शरण गुप्त की काव्य प्रतिमा अपने पूर्ण विकास के लिए इतिवृत्तात्मक शैली की शुष्क नीरस सीमाओं का अतिक्रमण करके युग जीवन की व्यापक समस्याओं का काव्योचित चित्रण करने की ओर उन्मुख हुई।
छायावादी युग में इस मार्ग पर चलने वाले अनेक प्रतिभाशाली कवि सामने आए, जिनमें से माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशनु सिंह, गुरुभक्त सिंह मक, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद और श्याम नारायण पांडे के नाम उल्लेखनीय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियावरोध, आर सुभद्रा कुमारी चौहान के अतिरिक्ति सौभाग्य से ये सभी कवि जीवित हैं और उनका रचना क्रम जारी है। मैथिली शरण गुप्त की कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, किंतु ये बात न्यूनाधिक रूप में वर्षात्मक शैली के उपरोक्त सभी कवियों पर लागू होती है। काव्य क्षेत्र में ये किसी बात से बंध कर न हो चले, यद्यपि गांधीवाद का सर्वाधिक प्रभाव इनको विचारधारा पर पड़ा है। गालिब के शब्दों में इन सब कवियों की स्थिति कुछ ऐसी रही है। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। इस बीच राष्ट्रीय आंदोलन में जो उतार चढ़ाव आए, राष्ट्रीय चेतना में जितनी विचारधाराएं आकर मिली, उन सब की अनुगूंज इनकी कविता में मिलती है। सांप्रदायिक संकीर्णता और समाज सुधार की भावना से आगे बढ़कर इनका मानव प्रेमी हृदय दलित, पीड़ित, किसान, मजदूरों के आर्तनाद या शंखनाद या दोनों को सुनने में समर्थ हुआ है। राष्ट्रीय संग्राम में इन्होंने अपनी उद्बोधनात्मक वाणी से योग दिया है। अतीत के गौरव गान गाकर इन्होंने जनता में स्वाभिमान जगाया है। इनकी कविता में मारुतेंदुकालीन या द्विवेदीकालीन इतिवृत्तात्मक कविता की शुष्कता नहीं है, बल्कि विषयानुकूल काव्योचित लालित्य, सरसता और ओज भी है, यद्यपि शैली मूलतः वशुनात्मक ही है। आवश्यकतानुसार इन कवियों ने संस्कृत भूतों में मी कविता की और हिंदी के मात्रिक क्षुदों में मी और छायावादी कविता से प्रभावित होकर अतुकांत और क्षुद मुक्त कविता भी लिखी है। इन्होंने प्रबंध काव्य, खंड काव्य और प्रगीत मुक्तकों की भी स्वना की है। विशेषकर अपने गीतों में इनमें से अधिकांश ने छायावाद की देखा देखी लाक्षुषिक व्यंजना और अग्रस्तुतों की योजना भी करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के प्रयोग बहुत सफल नहीं हुए। उनकी अंतः प्रकृति और काव्य मनोभूमि से छायावादी शैली का पूरा मेल नहीं बैठता, लगता है देसे यत्न साध्य। ऊपर से ओढ़ा हुआ परिधान है, अंतर्भाव को प्रकट करने के लिए अभिव्यक्ति का स्वाभाविक रूप प्रकाश न हो। उनकी दृष्टि मूलतः बहिमुखी है, इसलिए राष्ट्र जीवन की समसामयिक हलचलों में निरंतर रमती चली आई है। अंतर्मुखी होकर व्यक्ति चेतना की अगम गहराइयों में नहीं उतर पाई। विशेषकर लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों, इतिहास वृत्तों और देश की राजनीतिक घटनाओं से इन्होंने अपने काव्य की विषय वस्तु को सजाया है। इन आख्यानों, बत्तों और घटनाओं के चयन में उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर है। यह एक प्रकार से राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन और काव्य में शुद्धतावाद की प्रवृत्ति के बीच पलने और बहने वाली कविता की बहिमुखी धारा है, जिसने हिंदी भाषी जनता को आधुनिक जीवन के व्यक्ति समाज संबंधी गहरे तालिक प्रश्नों के प्रति नहीं तो राजनीतिक पराधीनता और राष्ट्रीय संघर्ष की आवश्यकता के प्रति सचेत बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। स्थूल रूप से इस धारा को राष्ट्रीय धारा कह सकते हैं, लेकिन छायावादी कविता भी अराष्ट्रीय न हो है। एक ही जीवन वास्तव की ये स्थूल और सूक्ष्म, बहिसूखी और अंतर्मुखी प्रतिक्रियाएं हैं। बल्कि छायावादी कवियों ने आधुनिक जीवन के केंद्रीय प्रश्नों को उठाकर राष्ट्रीय चेतना में गहरी अर्थहटी पैदा की है। सामान्यतः ये बातें इस समूची धारा के बारे में कही जा सकती हैं, किंतु हर कवि का व्यक्तित्व, प्रतिमा, ऋतित्व और शैली का अपना वैशिष्ट्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय सन 1864-1641 भारतेंदु के जीवन काल में ही कविता करने लगे थे, किंतु उस समय वे ब्रजभाषा में लिखते थे। सन 1802 में उन्होंने श्री कृष्ण शतक की वर्ष की अवस्था में रचना की, जिसमें 100 दोहे संग्रहित हैं। इसके अनंतर सन 1614 में प्रिय प्रवास के प्रकाशित होने तक वे ब्रजभाषा में ही काव्य स्वना करते रहे। सभी रचनाएं करिष्णु संबंधी थीं, जिनमें कहीं ऋष्ण को परबम के रूप में तो कहीं मानव रूप में चित्रित किया गया था। खड़ी बोली आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने प्रिय प्रवास की रचना के पूर्व भी हिंदी में कमी कुछ लिखा था, लेकिन बहुधा उर्दू के क्षुदों और ठेठ बोली में ही। प्रिय प्रवास उद्धरण चिन्ह हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें उपाध्याय जी ने आयंत संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग किया है। शैली वर्णनात्मक है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की व्यंजना हुई है।
आचार्य शुक्ल का मत है कि इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। जोड़ लग 25,500, नवभव नकल ननन गैक 370 जोड़ 10737 पा ग्रेटर देन पकाहक ननन जोड़ नकनक 5 न कनब -5 न फ 1 बन्ना लानत लता 1 पम 0 अयोध्या सिंध। उपाध्याय निजामाबाद के निवासी थे। प्रारंभ में तहसीली स्कूल के अध्यापक, फिर कानून गो और अंत में काशी विश्वविद्यालय के 18 वर्ष तक अवैतनिक अध्यापक रहे। आपने खड़ी बोली में 2 महाकाव्यों की रचना की, प्रिय प्रवास 1614 और वैदेही वनवास 1641, चोखे चौपदे 1624, पद्य प्रसून 18,629, चुमते चौपदे, बोलचाल, पारिजात आदि रुफुट काव्य संग्रह हैं। ब्रजभाषा में भी आपकी अनेक रचनाएं हैं, किंतु उनका उल्लेख यहाँ अभिप्रेत नहीं है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ जा सकते। हमारा मत शुक्ल जी के मत से किंचित भिन्न है। ये ठीक है कि महाकाव्य होने के लिए काव्य वस्तु भी इतनी विशाल होनी चाहिए कि उसमें जीवन का सर्वोगीन चित्रण हो सके, लेकिन प्रिय प्रवास की संक्षिप्त कहानी कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास और फिर लौट कर आना, श्रोर उसकी काव्य वस्तु 2 भिन्न चीजें हैं। रूढ़ी रीतिग्रस्त दृष्टि के कास्खू ही यह भेद ऊपर से दिखाई नहीं देता। हरिओश जी की विशेषता यह है कि उन्होंने इस छोटी सी कहानी के भीतर ही कृष्ण जीवन का पूरा वृत्त और उसके माध्यम से समाज के विविध अंगों, समस्याश्रों आदि को भलका दिया है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रजवासियों में कृष्ण संबंधी चर्चाएं चलती हैं। उद्धव के आगमन पर 6 महीने तक कृष्ण की बाल लीलाओं और ब्रज की जनता की रक्षा के निर्मित किए गए कार्यकलापों और ब्रज की स्मृतियां मुखर हो उठती हैं। इस प्रकार काव्य वस्तु केवल कृष्ण के प्रवास प्रसंग तक ही सीमित नहीं है। यदि और भी सूक्ष्मता से देखा जाए तो प्रबंध स्वनाव और यथार्थ चित्रण की पद्धति का मनोरम रूप प्रिय प्रवास में व्यक्त हुआ है। सीधे सीधे एक छोर से दूसरे छोर तक ब्यौरेवार कहानी का वर्णन करने की अपेक्षा केंद्रीय प्रसंग से आगे पीछे हटकर स्मृति और कांक्षा के योग से जो कहानी कही जाती है वह अधिक मनोवैज्ञानिक भी होती है और जीवन के विविध अनंत संबंधों और अनंत सत्रों को भी उद्घाटित करने में अधिक समर्थ होती है। इसलिए वस्तु योजना का इस महाकाव्य में काफी संश्लिष्ट और विशद रूप मिलता है। ये ठीक है कि संस्कृत के वर्णोबतों और बंगला की कोमलकांत पदावली के कारण शैली जितनी सरस है उतनी ही बोमिल और गतिहीन भी। प्रिय प्रवास में कृष्ण अपने शुद्ध मानव रूप में विश्व कल्याण कार्य में निरत एक जन नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। आचार्य 5 शुक्ल ने साकेत की आलोचना करते हुए यकायक सून रूप में एक भयंकर पुराणपंथी बात कही है जो न जाने क्यों प्रिय प्रवास के प्रसंग में कहना वे भूल गए। उन्होंने लिखा है, किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। लेखक और कलाकार को यदि परंपरा से इतना बंक कर चलने की बाध्यता हो तो पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों और पात्रों को अंकित करने की सार्थकता ही न रह जाए। कोई सच्चा कलाकार अनुकृति नहीं इच्छता। किसी विषय वस्तु के द्वारा यदि वह अपने युग की केंद्रीय समस्याओं का उद्घाटन नहीं कर सकता, यदि नए सत्य को भलका नहीं पाता तो केवल पुनरावृत्ति के लिए उस पर कलम या तूलिका नहीं उठाता। ये सामान्य नियम है। वाल्मीकि रामायण में राम का मानव चरित्र अंकित हुआ है, किंतु तुलसीदास ने उन्हें मादा पुरुषोत्तम बना दिया है। इनमें से राम के किस रूप को परंपरा से प्रतिष्ठित माना जाए? यदि वाल्मीकि के राम को, तो तुलसीदास का भारी अनाड़ीपन शुक्ल जी को क्यों नहीं? खला एक या अलौकिक से लौकिक बनाने में ही मनमाने ढंग पर विकृत करने का लांछन लगता है। राधा का ही परंपरा से प्रतिष्ठित कौन सा रूप है? जयदेव की विलासिनी प्रेम विहला राधा, विद्यापति की यौवनोन्मत्त मुग्धा नायिका जैनसी राधा, चष्टीदास की परकिया नायिका जैनसी राधा, सूरदास की मर्यादा संतुलित नागरी राधा, नंदस की तार्किक राधा या रीतिकाल की उछेखल अलहड़ किशोरी राधा, इनमें से राधा का कौन सा रूप परंपरा ग्रविष्ठित माना जाए? एक क्या हर युग के कवियों ने अपने अपने जीवनादर्शों के अनुकूल राधा की कल्पना नहीं को? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी हिंदी को एक नई राधा आधुनिक युग की प्रबुद्ध नारी के रंग में रंगी। वस्तुतः प्रिय प्रवास में उन्होंने समय से पहले ही राष्ट्र जीवन की एक केंद्रीय समस्या की पूर्व रिल दे दी है और उसका आदर्शनवादी अतः स्थूल समाधान भी उपस्थित किया है। इस समस्या को बाद में एक गंभीर पचपम है
मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में रवींद्रनाथ ठाकुर और कुछ दिन पहले जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यासों घर और बाहर तथा सुखदा में उठाया। प्रिय प्रवास में इस समस्या की प्रारंभिक रिलह हमें मिली। समस्या है स्थानीय और सार्वदेशिक, व्यक्तिगत और सकल मानवगत हितों, राग संबंधों के वैषम्य और परस्पर समन्वय की। स्वच्छतावाद का ये पहला रूप है जब व्यक्तिवादी चेतना इतनी मुखर नहीं हुई कि व्यष्टि और समष्टि के हितों में दुर्निवार वैषम्य दिले और अत्यंत जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो गई हों। आदर्शवादी ढंग से दोनों में समन्वय अभी संभव है, लेकिन उससे दोनों का अस्तित्व नहीं मिट जाता और इसकी लेस देन स्वीकृति ही ऐसी करुणाजनक स्थिति पैदा कर देती है जो काव्य वस्तु का आधार बन सके। राष्ट्रीय संघर्ष को आगे बढ़ाने और देश की प्रगति में हाथ बटाने के लिए प्रभुजनों को अपने घर बार छोड़कर देश के कोने कोने में अलग जगाते फिरना होगा, किंतु अपने प्रियजनों का मोह क्या इस साधना को विफल नहीं कर देगा? प्रियजन इस वियोग को सहन कर सकेंगे? एक क्या स्त्रियां प्रेमिकाएं भी इस अनुष्ठान में योग दे सकेंगी? ये हमारे राष्ट्रीय जागरण और संघर्ष की ही समस्या थी। इसी समस्या को मूर्छ काव्य रूप देने के लिए उपाध्याय जी ने ब्रज से कृष्णु प्रवास का मार्मिक प्रसंग चुना और बिना किसी प्रकार का अनाड़ीपन किए उसके माध्यम से युग जीवन की यह केंद्रीय समस्या भलका दी। कृष्ण मथुरा गए और विश्व कल्याण और राजनीति की समस्याओं में इतने उलमे कि लौकर वापस न आ सके, लेकिन उनका हृदय बजबूसी में ही समा रहा। उद्धव के समझाने पर ब्रजवासियों को कृष्ण के बाहर रहने की अनिवार्यता समझ में आ गई और विरह विदग्ध राधा ने चिरकोमाए का जट धारण कर लोक सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। राधा के मन की गति का इस एक क्षुद से ही आभास मिल सकता है। गत प्यारे आवे सुबजन कहे, प्यार से गोद लेवे, ठंडे हुए नयन दुख हो दूर, मैं मूंद पाऊं ए भी है भाव मम उर के और ए भाव भी है। प्यारे जीवे जगहित करे, गेह चाहे न आवे। उपाध्याय जी की अन्य रचनाएं इस कोटि की नहीं बन पड़ी। उनके दूसरे महाकाव्य उद्धरण चिन्ह ए देही वनवास में भी लोक संग्रह की यही भावना व्याप्त है, लेकिन उसमें उन्होंने कोई नई भूमि नहीं नापी। चोखे और चुमते चौपदों में भाषा प्रयोग का चमत्कार कहीं कहीं जरूर मिल जाता है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। मैथिलीशरण गुप्त सन 1886 हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। सन 1607 से ही आपकी कविताएं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में छुपने लगी थी। उन दिनों बोलचाल की भाषा में लिखी इतिवृत्तात्मक कविताओं का ही ग्यो था। गुप्त जी ने भी इसी शैली में लिखना आरंभ किया। सन 1610 में इनका रंग में मंग नाम का एक छोटा सा प्रबंध काव्य छुपा, लेकिन सबसे पहले इनकी कीर्ति भारतमार्ती के कारण फैली। यह मौलाना हाली के मुसद्दस के ढंग पर लिखी गई थी। मौलाना हाली ने मुसहस की रचना करके मुसलमानों में जागृति फैलाई थी। गुप्त जी ने भी भारतमार्ती में हिंदुओं के अतीत वैभव और गौख की अपेक्षा में एक। गुप्त जी चिरगांव झांसी के निवासी हैं। आपके मौलिक और श्रनुदित काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 30 से ऊपर है। इनमें महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और गीत नाट्य सभी प्रकार की रचनाएं हैं। मुख्य रचनाशनों के नाम इस प्रकार हैं: सारथ भारती, जैदवदबद, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, संकार, मंगलघट, वाप। अनुदित ग्रंथों में विरहिणी प्रज्ञाज्ञा, मेघनाथ बध, पलासी का युद्ध और उमर खेयाम हैं। वर्तमान हीन दशा का वर्णन करके हिंदू जनता को उद्बुद्ध करना चाहा। काव्य की मर्मबोधिनी रसात्मकता न रहने पर भी यह पुस्तक उस समय हिंदू युवकों में बहुत लोकप्रिय हुई। इसमें सांप्रदायिक संकीर्णता और अंग्रेजी राज्य के प्रति भक्ति और प्रशंसा के भाव भी मिलते हैं, जो भारतेंदुकालीन दृष्टिकोश के अवशेष चिन्ह समझने चाहिए। आगे चलकर गुप्त जी की दृष्टि अधिक व्यापक और उदार मानववादी हो गई। उपाध्याय जी और इस धारा के अन्य कवियों की तरह गुप्त जी का दृष्टिकोण भी मूलतः आदर्शवादी और भावनामूलक है। वस्तुन्मुखी मनोवैज्ञानिकता या गहरे संवेदनशील मर्मबोध की उनमें भी कमी है। इसलिए अगले काव्य पंथों में यद्यपि उनकी शैली का परिष्कार हो गया है और उन्होंने उत्कृष्ट काव्यों की भी अवना की है, लेकिन नई भाव भूमियों का उद्घाटन करने वाली तलस्पर्शी दृष्टि का विकास वे नहीं कर सके। जीवन के केवल गोचर दृश्य का ही अवलोकन करते रहे। रंग में भंग के बाद जयद्रथ बध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज आदि आपके अनेक छोटे छोटे प्रबंध काव्य छुपे,
जिनमें से जयद्रथ बद्ध और पंचवटी को साहित्य क्षेत्र में काफी सम्मान मिला। इस बीच आप वर्षों तक अपने महाकाव्य साकेत की रचना में संलग्न रहे, जो सन 1631 में प्रकाशित हुआ। साकेत और उसके बाद यशोधरा गुप्त जी की स्थायी कीर्ति के दो स्तंभ हैं। साकेत रचकर गुप्त जी ने महाकाव्यों की परंपरा में एक युगांतर उपस्थित कर दिया। उपाध्याय जी की राधा कवियों को कभी उपेक्षिता नहीं रही। जयदेव से लेकर रत्नाकर तक ने राधा के काव्य चरित्र का अंकन किया था, लेकिन राम काव्य की परंपरा के कविंगनु अयोध्या से वन गमन करते ही राम के साथ साथ लंका तक तो भ्रमण कराते थे, मगर अयोध्या और वहां के लोगों का ध्यान भी न लाते थे। विशेषकर लक्ष्मण से वियुक्त उर्मिला तो उपेक्षित ही रह जाती थी। गुप्त जी का भावनाशील कवि हृदय राम के साथ वनगमन को तत्पर नहीं हुआ, अयोध्या में ही सम रहा। इसलिए साकेता और साकेत के नायक भरत और नायिका उर्मिला हैं। साकेत के राम वाल्मीकि के लोक प्रतिनिधि वीरचरित और तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम लीलावतारी राम से भिन्न हैं। वे एक सामान्य मानव हैं और अपनी मानवता के उत्कर्ष द्वारा ही ईश्वरत्व के अधिकारी हैं। भरत, उर्मिला, केकई, सुमित्रा आदि सभी सामान्य मानव प्राणी हैं, यद्यपि उनके व्यक्तित्व अलग अलग और विशिष्ट हैं। हर पात्र के व्यक्तित्व की मर्यादा की रक्षा करते हुए गुप्त जी ने व्यक्तिवाद और समत्व की भावनाओं का समन्वय करने की चेष्टा की है। इसके साथ ही साकेत में तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों की अनुगेज भी सुनाई देती है। देसी उर्मिला द्वारा सैनिकों को अहिंसा की शिक्षा देना, प्रजा के अधिकारों की चर्चा, राम के वनगमन के अवसर पर अयोध्यावासियों का सत्याग्रह, विश्व बंधुत्व और मानववाद के आदर्शों की प्रतिष्ठा आदि ये सामयिक घटनाओं के प्रभाव हैं, जो कवि ने काफी सावधानी से ग्रहण किए हैं। साकेत में वशुनात्मक और प्रगीतात्मक दोनों शैलियों का सम्मिश्रण है। पहले 8 सगनों में राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में भस्त मिलन तक कथा सूत्र वर्णनात्मक शैली में व्यवस्थित रूप से चलता है। इसके बाद 9वें सर्ग में उर्मिला की वियोगावस्था की मनस्थितियों का प्रगीतात्मक वर्णन है। कथा सूत्र इस बीच थमा रहता है। 10वें सर्ग में उर्मिला अपने शैशवकालीन अतीत का स्मरण करती है। 11वें 12 सर्गों में सहसा भरत के बाण से हनुमान के गिरने की घटना के पश्चात अयोध्या के राजपरिवार के दैनिक जीवन की झांकी मिलती है और शत्रुघ्न और मांडवी के मुख से दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अंत में राम के वापस लौटने और लक्ष्मण उर्मिला मिलन से काव्य की समाप्ति होती है। इन अंतिम 4 सर्गों में विशेषकर 2 सरों में वस्तु व्यापार का काव्योचित विकास नहीं हो पाया, जिससे काव्य में शिथिलता आ गई है। ऐसी और भी अनेक त्रुटियां दिखाई जा सकती हैं, किंतु फिर भी समग्र रूप से साकेत एक श्रेष्ठ काव्य है और उसने आधुनिक महाकाव्यों की परंपरा का सूत्रपात किया है। यशोधरा की रचना प्राचीन चंपू के ढंग की है, मार्मिक भावों की व्यंजनान गीतों में है और कथा सूत्र कहीं कहीं गद्य में है। गुप्त जी ने लिखा है कि यशोधरा की ओर संकेत उर्मिला ने ही किया। बुद्ध यशोधरा को आधी रात के समय सोती छोड़कर चले गए। उर्मिला के लिए अवधि का सहारा था, लेकिन यशोधरा के लिए वो भी नहीं था। उसे त्याग का गौरव भी नहीं मिल पाया। उपेक्षित यशोधरा के मन की पीड़ा, उसकी समस्त आत्मा का उपालंब केवल इतना है कि वे उससे कहकर क्यों न गए जाए, पिद्धि पावे वे सुख से दुखी न हो, इस जन के दुख से उपालंब भू में किस मुख से आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। विरहिणी यशोधरा और कुमार राहुल का चरित्र चित्रण इस काव्य में अत्यंत करुणोत्पादक और मार्मिक हुआ है। प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त मुख्यतः छायावाद के प्रभाव में गुप्त जी गीत मुक्तकों की ओर भी कुके, साकेत के 9वें सगे और यशोधरा के गीतों पर भी लाक्षणिक व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी स्फुट कविताओं के संग्रह फनकारा और मंगल घर में विशेष रूप से इस शैली के गीत संकलित हैं। इन 2 महाकवियों के अतिरिक्त इस धारा में और अनेक प्रतिभा संपन्न कवि योग देते आए हैं। गयाप्रसाद शुक्ल सनेही जन्म शदू 330-1 गयाप्रसाद शुक्ल सनेही की मुख्य रचनाएं हैं त्रिशूल तरंग, मानस तरंग, कृषक क्रंदन, करुणा भारती और कुसुमान्यत्री की सरल कोमल और ओजस्वी कविताएं काफी लोकप्रिय रही हैं। तू है गगन विस्वीर्ण तो मैं एक तारा छुद हूँ की विनयशील भावुकता के साथ साथ उनमें जी न चुराओ रण से समर सूरवत डटे रहो का उद्धत घोष भी है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा
9 जन्मशय 8E0 की कविता उनके कर्मठ राष्ट्र से भी जीवन की समताल पर चली है। उनके व्यक्तिवाद की परिणति देश के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने की भावना में हुई। मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। रामनरेश त्रिपाठी जन्म शिव 86E0 के तीनों खंड काव्य जो सन 30 के राष्ट्रीय आंदोलन के दिलों प्रत्येक राष्ट्र ग्रेमी युवक के कंठहार बने हुए थे, अभी तक विस्मृत नहीं हुए। इन प्रबंध काव्यों में त्रिपाठी जी ने उपाध्याय जी या गुप्त जी की तरह पौराणिक आख्यानों या इतिहास के पात्रों को नहीं लिया, स्वयं अपनी कल्पना से उनके पात्रों की सृष्टि की। इनके अधिकतर पात्र उनकी देशभक्तिपूर्ण भावनाओं के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। आदर्शोन्मुखी भावना प्रधान शैली और भावभूमि के कारण ही वे स्वोग सजीव पात्रों की सृष्टि नहीं कर पाए, लेकिन युग की भावनाओं के साथ मिलकर उनकी भाषा और अभिव्यक्ति इतनी सजीव है कि सहज ही प्रभाव डालती है। स्थल स्थल पर प्रकृति चित्रण का भी भव्य रूप देखने को मिलता है। प्रतिक्तन नूतन वेश बनाकर रंग बिनरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तीनों काव्य देशभक्ति की भावना से प्रेरित हैं। स्वप्न में मनोवैज्ञानिक इंद्र भी मिलता है। प्रियतमा के प्रेम साहचर्य का सुख दो। माखनलाल चतुर्वेदी के अभी तक केवल 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, हिस्किर इटनी श्रोर हिमतरंगिनी। 3 रामनरेश त्रिपाठी ने 3 खंड काव्य रचे, पथिक, मिलन और स्वप्न। मानसी उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह दे और असंख्य पीड़ित जनों के आर्तनाद को सुनकर जागृत कर्तव्य विवेक दोनों अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह प्रेम और कर्तव्य के इंद्र को लेकर चलने वाला ये काव्य राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा उठाई समस्या को ही अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रतिबिंबित करता है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जन्मशय 61E0 की यह प्रार्थना अभी तक विस्मृत नहीं हुई। पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे, और इस पृथ्वी पर ही खड़े होकर उन्होंने नारी को दुल्हन के सुहाग भरे रूप में भी देखा और देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, मिखारिनी, वारागना के समाज विकृत अभागे रूप में भी। तमी तेरे दुख की दुख ज्वालाएं मेरे मन में है क्षुध हुई का चीत्कार कवि के हृदय से आठ निकल पड़ा। उन्होंने हिंदी में ब्रजभाषा के छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और उनकी भाषा और शैली अत्यंत सरस और सार्मिक है। सियारास शरण गुप्त जन्म 1864-60 करुण मावना के कवि हैं। उनकी कविताओं में सात्विक और शांत भाव प्रकट हुआ है, लेकिन काव्यत्व की जगह गद्यात्मकता ही अधिक है। वे भाषा को काव्योचित नहीं बना पाए और पाठक को अक्सर क्लिष्ट अरव्यवहगत संस्कृत शब्दों की ठोकरें लगती जाती हैं। विचार तल पर वे गांधीवाद, मानववाद और कुछ इरहेस्तवाद से प्रभावित हैं और अपनी कविताओं में इन विचारजन्य अमूर्त भावनाओं की मंजूष पर भी सजाते हैं, लेकिन अभी तक वे किसी नई भाव भूमि का प्रदर्शन नहीं करा सके। अधिकतर भावनाएं 1 ठाकुर मोपाल शरण सिंह की रचनाएं माधवी, कादम्बिनी, मानवी, ज्योतिषमती, समचिता, सुमन। 2 सियाराम शरण गुप्त को रचनाएं मोय विजय, अनाथ दूरवादल, विषाद, आर्धा, आत्मोत्सग, पाथेय, रहनमयी, बापू, उन्मुक्त, देनिकी, नकुल आदि तलवर्ती हैं। अनूप शर्मा इसके विपरीत हिंदी में वीरस के कवि प्रसिद्ध हैं। आपने कवित्त छुंद में हिंदी को सुधरता से ढाला है। आरंभ में आप ब्रज भाषा के ही कवि थे, लेकिन फिर हिंदी में लिखने लगे। ऐतिहासिक और सामाजिक सभी विषयों पर आपकी दृष्टि गई है। सुनाल नाम के खंड काव्य में अंकित कुशाल के चरित्र ने सब से पहले लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 18 सर्गों के भीतर संस्कृत के शिखरिणी, मंदाक्रांता, खग्रा आदि वनुवृत्तों में आपने बुद्ध चरित को लेकर एक महाकाव्य भी स्वा। इसके पश्चात आपने और भी अनेक खंड काव्य और फुटकर कविताएं लिखी हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान द्वारा उद्घाटित सृष्टि और जीवन संबंधी नए तथ्यों को भी आपने मार्मिक रूप में काव्योचित अभिव्यक्ति दी है। गुरु भक्त सिंह भक्त जन्म 1863-60 को लोग छायावाद की नई धारा के कवियों में भी गिनते हैं, क्योंकि प्रकृति चित्रण के लिए आप प्रसिद्ध हैं। लेकिन वस्तुतः आप पूरी तरह दोनों में से किसी एक धारा में नहीं खपते। आपके प्रबंध काव्य नूरजहां की स्मृति आज भी शेष है। सन 34-34 के दिनों नूरजहां उतनी ही लोकप्रिय थी जितना पथिक और मिलन। आपकी शैली प्रधानतः वशुनात्मक है और भाषा सरल और मुहावरेदार।
लेकिन इस धारा की यशस्वी कवियत्री है दिवंगता सुभद्रा कुमारी चौहान, सन 1604-1647 ईशून्य। इनकी बनूनात्मक शैली में जो भाव, तन्मयता, ओजस्विता और प्रवाह है वह अन्यत्र दुर्लभ रहा। उनकी कविता के 2 स्वर हैं, एक में राष्ट्रीय आल अमल अनबन। 1. अनूप शर्मा की सुख्य सुख्य रचनाएं, सुनाल, सिद्धार्थ, सुमरनांजलि आदि। गुरु भक्त सिंह सख्त की रचनाएं नरजहां, अबंध काव्य, सरस सुमन, कुसुम कूज, वशी ध्वनि, वंश्री आदि। 3. सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, त्रिधारा, मुकुल। भावनाओं का स्फूर्तिदायी उद्घोष, तड़प और ओजश है तो दूसरे में पारिवारिक जीवन की सरसता, वात्सल्य की गरिमा और मधुरता को व्यक्त करने वाली सुकुमारता और कोमलता है। गहरे दार्शनिक विचारों और व्यापक विश्वबोध का उनकी कविताओं में यदि अभाव है तो उसकी जशुति पूर्ति पारिवास की और देश प्रेम की उत्स्कन भावनाओं द्वारा हो जाती है, जिससे वे सहज ही हृदय को छू लेती हैं। चमक उठी। सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ने हर भारतवासी का मस्तक ऊंचा उठाया है। जिस समय हमारे भारतेंदुकालीन कवि धन्य तिहारो राज, अरी मेरी महारानी, प्रताप नारायण मिश्र लिखकर भारतेश्वरी, आर्येश्वरी, माता, देवी, विक्टोरिया की प्रशस्तियां गाते थे और सन 57 के राजद्रोह को देसी मूर सिपाही कछुक ले कुंडली प्रजा संघ कियो अमित उत्पात, रचयो निज नासन को धंग, बद्रीनारायण, प्रेमघन कहकर भर्त्सना कर रहे थे। उन्हीं दिनों ब्रज और बुंदेली के लोकगीतों में जनता के कष्ट से अनायास ये कृतज्ञता मरे शब्द फूट रहे थे, खूब लड़ी मदानी, अरे झांसी वाली रानी। सगरे सिपाहियों को पेड़ा जलेबी, आपने चबाई गुड़घानी, अरे झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मदानी। भारतीय जनता की सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने वाले इस लोकगीत का उद्धार और संस्कार करके सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं चिरकाल के लिए भारतीयों की कृतज्ञता की पात्र बन गई हैं। इससे अधिक ओजस्वी जनगीत हिंदी में और कोई नहीं रच सका। इस प्रसंग के अंत में श्यामनारायण पांडे, जन्म सन 1610 ईशून्य, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वीरस और करुणस के आप प्रसिद्ध कवि हैं। आप जज जोड़ अल निन निन्नाक हलक और निनान फन क 3 का जोड़ 0 तारांकन लत 20,500 जायत 05504 नानी ननल वाले भिंक ललाकन जोड़ ली ननन जोड़ नकन -4 जोड़ 50% 700 जोड़ 550 जोड़ 1. श्यामनारायण पांडे की रचनाएं, बनरता के 2 वीर, हल्दी घाटी, जौहर, गोरावद, आरती, तुसुल, रूपांतर आदि की वर्णनात्मक शैली अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक प्रगल्भ और वेगवती है। हल्दी घाटी नाम से 1700 में सवे गए आपके महाकाव्य में युद्ध का आवेगपूर्ण और चित्रमय सजीव वर्षन जगनिक कवि सन 1173-60 की आल्हा का स्मरण दिलाता है। वारिद के उर में चमक दमक, तर थी बिजली तड़क रही, रह कर जल था बरस रहा, रणधीर बुझा थी फड़क रही, बरी दल को ललकार गिरी, वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो तलवार गिरी में भाषा, अभिव्यक्ति और भावना का आवेग तो बहुत है, लेकिन व्यापक वस्त्रोन्मुखी जीवनाइष्टि का अभाव है। इसके अतिरिक्त हमारा विचार है कि जिन्होंने मुस्लिम राजत्व काल से ऐतिहासिक घटना प्रसंग लेकर स्फुट कविताओं या प्रबंध काव्यों की रचना की है, उनके पात्र चाहे शिवाजी और प्रताप जैसे वीर चरित्र ही क्यों न हो, वे देश की सामयिक परिस्थिति में व्यापक राष्ट्रीय भावना का पोषण करने में सफल न हो सके। ऐसी रचनाओं में सर्वजनीनता के स्थान पर सांप्रदायिक संकीर्णता का आ जाना अनिवार्य है। एकता विधायनी साम्राज्य विरोधी स्वातंत्र मावना में ऐसी स्वनाएं कवि द्वारा न चाहने पर मध्यकालीन भारत के हिंदू मुस्लिम संघर्ष की स्मृतियों को जगावह और अनिवार्यता एक विक्षेप उपस्थित कर देती हैं, जो शुद्ध राष्ट्रीय भावना का उदात्त स्वरूप स्थिर करने में बाधक होता है। पौराणिक या पूर्व मध्यकालीन आख्यान भारतीय हिंदू अथवा बौद्ध संस्कृति के प्रतीक होते हुए भी सर्वजन संवेद्य हो सकते हैं, या कम से कम राष्ट्रीय भावना में विज्ञेप नहीं उपस्थित करते। हमने राष्ट्रीय जागृति से प्रेरित आदर्श भावना का रूप संस्कार करके अधिकतर निर्विवक्तिक दृश्य स्तर पर काव्य रचना करने वाले वर्णनात्मक पद्धति के उन मुख्य कवियों को ही लिया है, जिनका कृतित्व अपनी धारा की सामान्य परिधि के भीतर भी विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। श्रीधर पाठक से लेकर श्यामनारायण पांडे तक इस धारा का प्रवाह
कभी विच्छिन्न नहीं हुआ। कालक्रम की दृष्टि से प्रिय प्रवास और इत्र कुछ रचनाओं को छोड़कर इस धारा की अधिकांश सवनाएं मी छायावाद युग में या दो महायुद्धों के बीच ही सवी गई, लेकिन फिर भी हमने उन्हें पूर्व छायावाद युग में ही रखा है, क्योंकि यह धारा जिस अंडस को काव्यादश को लेकर चलती रही, इसके शब्द प्रयोग, भाषा परिपाटी, अनुभूति प्रकार, चित्रण क्रम, वस्तु विन्यास आदि बहुपूर्व छायावादी युग का ही काव्यादश है। इसके भाव संकेत और भावना संस्कार भी पूर्व छायावाद युग के हैं। छायावाद युग में काव्यादर्श बदल गया। कवियों का विश्वबोध, उनकी जीवन दृष्टि और उनकी अनुभूति और अभिव्यंजना का रूप प्रकार सभी मौलिक रूप से बदल गए, जिससे ये कवि भी प्रभावित हुए, किंतु फिर भी छायावाद की मुख्य धारा में पुरानी धारा का पूरी तरह व्यवसान नहीं हो पाया। छायावाद गुम हम पहले कह चुके हैं कि छायावाद या स्वच्छतावाद की मूलवर्ती भावना आधुनिक औद्योगिक युग से प्रेरित व्यक्तिवाद है। इस वक्तव्य का पूरा अर्थ समझ लेना चाहिए।